तो हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं, आज इसको समझते हैं, इसको अप्लाई कैसे करना है हमें। पहला है जहां पर हमने देखा था सामाजिक सशक्तिकरण यानी कि सोशल इंपावरमेंट, संप्रदायवाद और क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म, रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म। इसके बाद हम भूगोल पर आ जाते हैं, तो विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, सैलिएंट फीचर ऑफ द वर्ड फिजिकल ज्योग्राफी। अब देखो कितना सुंदर लग रहा होगा कि वर्ड फिजिकल ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट सैलिएंट फीचर्स के बारे में पूछ रहा है। कितना अच्छा लग रहा है ना कि एक लाइन का सिलेबस है। और मैंने कहा था ना कि जब तक सिलेबस को नहीं समझोगे तब तक कभी भी आगे काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि ज्योग्राफी इसके बाद मैं शुरू करूंगा पढ़ाना, तो आपको ये बहुत ध्यान से ये चीज समझना चाहिए कि एक्चुअली में इसके पीछे फंडामेंटल क्या है। अब चलो, जिन बच्चों को अभी मैंने हाल ही में एनसीईआरटी और अपने कॉन्सेप्टर के बच्चों को, मुझे जरूर सुन रहे होंगे, अभी उनका मैसेज आया कि सर हम रेडी हैं, राइट, इसके लिए। तो यहां पर अब मुझे बताओ, इसको लग रहा है ना बहुत छोटा सा सिलेबस है, विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, सैलिएंट फीचर ऑफ द वर्ड फिजिकल ज्योग्राफी। अब चलो जरा देख लेते हैं कि वाकई में इतना छोटा है जिसके बारे में हम इतना जो है इजीली होकर हम जो है बात कर सकते हैं। लेट्स सी। जब हम फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल की बात करते हैं तो ये किन सिद्धांतों का पालन करता है? जल्दी मेरे स्टूडेंट जल्दी बताएं यहां पे भौतिक भूगोल किसे कहते हैं। सबसे पहली बात तो ये भौतिक भूगोल, कितने लोग मुझे डिफिनीशन बताएंगे? ये फिजिकल ज्योग्राफी वर्ड सुना होगा आप लोगों ने। क्या है ये? वन इज फिजिकली प्रेजेंट, नंबर 2 फॉलो द लॉ ऑफ फिजिक्स, राइट। तो अगर अब यहां ध्यान से देखो, अब ये इतना छोटा सा सिलेबस दिया है, अब जरा देख लेते हैं भौतिक भूगोल की अगर हम बात करें तो पहला पार्ट आता था जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी यानी इसको हम लोग भू आकृतिक विज्ञान कहते हैं। अब जरा देखते जाना, ये खुलता जाएगा। अभी कितना छोटा तुम्हें यूपीएससी ने फंसाया ना कि अरे ये तो बड़ा इजी सा है, कर लेंगे, अभी देखते जाओ। दूसरा हमारा होता है जलवायु विज्ञान यानी क्लाइमेटोलॉजी। तीसरा हमारा है समुद्र विज्ञान यानी ओशिनोग्राफी। बायोजियोग्राफी यानी कि जैव भूगोल, और इसी के डेरिवेशन में एनवायरमेंटल ज्योग्राफी यानी पर्यावरण भूगोल। ये सिर्फ भौतिक भूगोल के परिणाम है। इन सभी के अंदर कम से कम 10-10 टॉपिक, इन सभी के अंदर कम से कम 10-10 टॉपिक। एक भौतिक भूगोल लिखकर आपको छोड़ दिया कि हाँ भैया ये भौतिक भूगोल रहा, राइट, और इसके अंदर ये 4 पार्ट में 5 पार्ट में डिवाइड हुआ, इन सभी के अंदर लगभग 10-10 टॉपिक। अब अंदाजा लगाओ कि अगर आप यूपीएससी का सिलेबस सही ढंग से नहीं समझते हैं, तुम्हें कोई नहीं समझाता, तो ये कितना मुश्किल हो जाता है तुम्हारे लिए यहां पर इसको डिकोड करना कि हमें इसके अंदर जलवायु विज्ञान अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण है। एक होता है पढ़ लेना, एक होता है कनेक्ट कर लेना। जो जलवायु विज्ञान को समझ पाएगा वही जो है आगे चलकर जो है एनवायरमेंटल ज्योग्राफी और बायोजियोग्राफी को ढंग से समझ पाएगा, राइट। एनर्जी और मैटर कैसे सभी आयामों में, इन चारों आयामों में कैसे जो है वो रन करती है, ये समझना बड़ा जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। फिर कह रहा है विश्व भर के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, स्पेशली दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए। विश्व भर के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज किसे कहोगे? व्हाट डू मीन बाय नेचुरल रिसोर्सेज? कह तो दिया। नेचुरल रिसोर्सेज में क्या पढ़ोगे? आगे कुछ डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लेगा। व्हाट डू मीन बाय नेचुरल रिसोर्सेज? अब नेचुरल रिसोर्सेज की कैटेगरी क्या क्या होगी आप मुझे बताते जाओ। विच इज गिवन बाय द नेचर एंड नॉट जो है वो इंसान की इसमें इंटरफेरेंस के बिना बन के तैयार होता है, ये हमारा नेचुरल रिसोर्स हो जाता है। दिस इज नोन एज अवर नेचुरल रिसोर्सेज। तो अगर नेचुरल रिसोर्स की कैटेगरी करेंगे तो हम जैसे फ्लोरा फौना यानी हमारा जंतु जगत, जीव जगत, इसके बाद जो भी हमें खनिज भी मिला हुआ है, जो हमें मिनरल मिले हुए हैं, जो विच इज गिवन बाय द नेचर इटसेल्फ। तो जो हमें नेचर से मिला हुआ है, ठीक है, चाहे वो हमारा कोयला हो, लोहा हो, गोंडवाना लैंड का पार्ट हो, ठीक है, जो हमारा धारवाड़ की चट्टाने हो, जो भी हमें नेचर ने दिया, जिसको हमने नहीं बनाया है,
तो अब उस कंडीशन में आप देखो कि इसके बियॉन्ड, यानी कि उसमें जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं वो भी इसके अंदर आ जाते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज वो भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं, हवा, पानी, मिट्टी, जो भी नेचर ने हमें दिया और जिसको हम रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स इज द अटमोस्ट कंडीशन फॉर द वैल्यू एडिशन। रिसोर्स के ही माध्यम से हम मूल्यवर्धन या वैल्यू एडिशन का काम कर पाते हैं। अगर रिसोर्स नहीं होंगे तो हम वैल्यू एडिशन नहीं कर पाएंगे। आपको ये क्लास लेनी है तो आपके पास इंटरनेट और एक स्मार्टफोन होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप कभी भी मैं यहां क्या पढ़ा रहा हूं आपको इसके बारे में पता नहीं चलेगा। ये टेक्नोलॉजी आपके पास होनी चाहिए। सो दिस इज नोन एज रिसोर्सेज, को हम लोग क्या बोलते हैं? रिसोर्स बोलते हैं। अब आप अंदाजा लगाओ कि देखो 2 लाइन इसने लिखी है, कितना जबरदस्त। विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं। जब भौतिक भूगोल में हम आते हैं तो कम से कम 50 टॉपिक हमें पढ़ने हैं। फिर कह रहा है प्राकृतिक संसाधनों का वितरण। जनाब क्या? नदियों का वितरण, मिट्टी का वितरण, वनों का वितरण, यानी जितने भी तरह के वन होते हैं वो सारा वितरण, या जितने भी जंतुओं का वितरण, जितने भी खनिज हैं उनका वितरण, जितने भी हमारे पास जो है वो मिनरल्स हैं उसका वितरण, हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल है उनका वितरण। किसका किसका पूछ रहे हो भाई? तो ये क्या होता है? ये भानुमति का पिटारा खुलना शुरू हो गया यहां पर। और उसमें भी कह रहा है स्पेशली फोकस ऑन द साउथ एशिया एंड इंडियन सबकॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप। फिर कह रहा है कि विश्व के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक। अब इकोनॉमी का टर्म है, प्राथमिक मतलब हमारा एग्रीकल्चर, सेकेंडरी मतलब इंडस्ट्रीज, और थर्ड मतलब जो सर्विस सेक्टर हो गया। तो कहता है कि इनको स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक, मतलब ये नहीं पूछ रहा है कि इंडस्ट्रीज क्या है, ये पूछ रहा है कि यही क्यों है। अगर कहीं पर आपको स्टील इंडस्ट्री दिखाई पड़ती है, कहीं कोल इंडस्ट्री दिखाई पड़ती है, कहीं पर आपको सर्विस सेक्टर, अर्बनाइजेशन दिखाई पड़ता है, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है, यू हैव टू आइडेंटिफाई। तो इन सभी को ऊपर जितना तुमने पढ़ा है उन सभी को कनेक्ट करते हुए तुम्हें इसके बारे में बात करनी है, राइट। तो इसका मतलब है कि ये क्या है? ये बहुत ही, जिसे कहते हैं कि एक एप्लीकेबल टॉपिक के रूप में हमारे सामने आ जाता है। अगला, इसके बाद भी इसका मन नहीं भरा तो इसने क्या किया? ह्यूमन ज्योग्राफी और नेचुरल ज्योग्राफी दोनों को मिक्स कर दिया है। फिर कह रहा है भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, हलचल, चक्रवात आदि जैसी महत्वपूर्ण भू भौतिकीय घटनाएं, राइट। इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फेनोमेनन सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन एटसेट्रा। एटसेट्रा कह रहा है कि इतना ही नहीं, एटसेट्रा। अब ये क्या है? बेसिकली जियोफिजिकल फेनोमेनन, जियोफिजिकल फेनोमेनन। ऊपर आपने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी, तो भूगोल में होने वाली जो भौतिक क्रियाएं हैं, और उसमें भी खास बात है अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन एटसेट्रा। अब एटसेट्रा का क्या मतलब है? वो सभी जो प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न हो रही हैं लेकिन जिससे डिजास्टर क्रिएट हो सकता है। याद रखिएगा जीएस पेपर 3 में हमें डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना है। बोले जिससे डिजास्टर क्रिएट हो सकता है वो सभी हमें पढ़ना है, वो सभी हमें जानकारी लेनी है। यानी वो जिससे पृथ्वी पर हलचल हो रही है, कोई एक नई स्थलाकृति जन्म ले रही है, या विनाश हो रहा है, या वो ह्यूमन के लिए एक डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी भी हो सकती है, वो सभी इसके अंतर्गत हमें आकर पढ़ने, यानी कि उसके ह्यूमन इंपैक्ट्स के बारे में हमें जानकारी लेनी है। साथ ही साथ महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं, यानी कि जो कहता है कि क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स। क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स? इस शब्द का मतलब देखो क्या है। क्रिटिकल, क्रिटिकल का मतलब कितने लोग मुझे बताएंगे? व्हाई दिस इज नोन एज क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर? ज्योग्राफिकल फीचर्स और ये पर्वत, पहाड़, मैदान, ये सब ज्योग्राफिकल फीचर है। व्हाई? यूपीएससी ने एक शब्द को जब तक नहीं समझोगे ना, पता ही नहीं कर पाओगे वो पूछना क्या चाह रहा है। इसने क्रिटिकल वर्ड क्यों रखा? आप मुझे बताओ, बातचीत करो मेरे से कि इसने क्रिटिकल वर्ड क्यों रखा। अब किसी ने पूछा भानुमति का पिटारा क्या होता है? जैसे पैंडोरा बॉक्स। पैंडोरा बॉक्स मतलब एक बार खुल गया तो इसमें निकलता, अब अंदाजा लगाओ कितना छोटा सा सुंदर सा लग रहा था ना। विश्व के भौतिक भूगोल की, तुम्हें लगा अरे एक लाइन में तो पढ़ना है, और जब इसके अंदर गए तो 5 डिवीजन, 5 डिवीजन में कम से कम 10-10 डिवीजन, 10-10 डिवीजन के ताने कितने सब डिवीजन होंगे। तो जब ये खुलना शुरू होगा ना तो कॉपी ये मोटी होती चली जाती है, लगता है सब कुछ समेट लिया। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, बोला एटसेट्रा, लेकिन एटसेट्रा ना जान मार देगा। क्रिटिकल मतलब क्या है? हाँ, एग्जाम्पल दिया उसने, कोई मुझे बताएगा इस शब्द को जरा समझाओ। मान लो उसने वाटर बॉडीज का एग्जाम्पल दिया तो हर बार वाटर बॉडीज थोड़े ना पूछेगा, वो तो उसने आपको समझाने के लिए बोला है। किसी ने लिखा है क्रिटिकल मींस इंपॉर्टेंट। अब देखते जाओ, जब तक लैंग्वेज उसकी नहीं समझोगे तब तक कभी यूपीएससी को क्रैक नहीं कर पाओगे। चलो आज तुमने वाटर बॉडीज पढ़ ली, ग्लेशियर पढ़ लिए, उसके बाद क्या हर बार वो यही पूछेगा? तो वो क्या पूछेगा ये भी तो जान लो। व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल? किसी ने महत्वपूर्ण वर्ड यूज किया है, समझो जरा इस बात को।
क्रिटिकल कहते हैं, जैसे मान लीजिए आपके किसी जानने वाले हैं, या आपने कभी सुना होगा, पिक्चर में देखा कि डॉक्टर से पूछा आईसीयू में है, कैसी हालत है, डॉक्टर कह रहे हैं बहुत क्रिटिकल है, मतलब बच भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। जनरल भाषा में बात करो ना, क्यों इतना ज्यादा इसके नए नए परिभाषाएं ढूंढ रहे हो? जो हम जनरल बातचीत कर रहे हैं उस पर बारे में बात करें। तो पूछा कि कैसी है सर, इनकी तबीयत कैसी? बोला बहुत क्रिटिकल है। तो क्रिटिकल होने का मतलब बच भी सकते हैं। वो कहते हैं कि ऊपर वाले दुआ का, तो लोग जाके घंटी वंटी बजा गाना वाना गाते हैं, जब तक है जाने जहाँ वाला वही गाना वाना गाते हैं। लेकिन क्रिटिकल मीन्स क्या हो? मतलब 50-50 चांस, मतलब बच भी सकते हैं, नहीं भी बच सकते हैं। तो इस शब्द के पीछे यूपीएससी ने कहा देखते हैं जरा कौन इसको पढ़ता है। अगर इसको केवल इंपॉर्टेंट तो इसको इंपॉर्टेंट लिखता, क्रिटिकल क्यों लिखता? यूपीएससी में बहुत ही गंभीर गेम खेले जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से समझाता है। क्रिटिकल मतलब कि वो सभी हमारे जितने भी ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं जिनकी सस्टेनेबिलिटी, जो बहुत संवेदनशील है, बहुत सेंसिटिव है, और अगर उनमें ज्यादा छेड़छाड़ हुआ तो संभव है कि वो अपनी वापस स्थिति में ना लौटें। बहुत गंभीर बात कहने जा रहा हूं, बहुत गंभीर बात कहने जा रहा हूं। जैसे होता है ना क्रिटिकल में थोड़ा भी 19-20 हो गया तो आदमी क्या होगा? बोले बहुत, डॉक्टर ने कहा बहुत क्रिटिकल केस है, तो हम लोग दुआएं करते हैं कि भाई हमारे वो जो लव्ड वन है वो बच जाएं। तो हर तरह से कोशिश की जाती है, लेकिन 50-50 चांस होता है। तो यहां पर भी वही सिंबल, बहुत नाजुक, ये बच्चे ने यूज किया नाजुक वर्ड। तो नाजुक का मतलब क्या होता है कि अगर हमने इस ज्योग्राफिकल फीचर में जरा सा भी अप एंड डाउन किया तो हो सकता है कि ये अपनी यथास्थिति में कभी ना लौटे, नेवर कम बैक टू इस रियल पोजीशन और रियल सिचुएशन पे कभी भी ना आए। अब इसका दायरा सोच के देखो, क्या हवाएं या समुद्र है का, समुद्र का पानी था 73% हमारे पास वाटर है, कहते हैं 71% पे जो है केवल ओशियन जो है विराजमान है। तो सवाल यह है कि अगर हमने उसको बहुत गंदा किया, ओशियन पॉल्यूट कर दिया, क्या कभी ऐसा होगा कि नहीं नहीं अब हमारा मन भर गया, अपनी पॉल्यूशन नहीं करेंगे, हाय तौबा हम कर रहे हैं? लेकिन क्या हम उस सिस्टम को वापस ले आ पाएंगे? क्या हमने अपने ग्लेशियर को पिघला दिया तो हम उसको उसी तेजी से रिट्रीट कर पाएंगे? क्या हमने ग्राउंड वाटर से पानी निकाल लिया तो कल मन क्या है भाई आज पानी हमने ज्यादा निकाला तो वापस हम उसको भेज देंगे कि लो भैया 20 लीटर पानी अपना वापस ले लो? क्या ग्राउंड वाटर में तुरंत के तुरंत पानी पहुंच जाएगा? सालों साल, करोड़ों साल लग गए, उसको लाखों साल लग गए ग्राउंड वाटर को रिचार्ज होने में। तो क्या तुमने आज किया? तुम्हारी अपनी लाइफ स्पैन मात्र 60 साल की है, एक मनुष्य 60 साल एवरेज जीता है, 70 साल जीता है, तो क्या वो उसको जो है रिफिल कर पाओगे? आज हमने उसको ढेर सारा निकाल लिया, या हमने उसको आज कंटेमिनेट कर दिया, हमने उसको गंदा कर दिया, आज हमने अपनी लैंडफिल्स, हमने भूमियों को बर्बाद कर दिया। तो क्या कल हम जो है प्रायश्चित करने आगे हमने चलो आज पेरिस सम्मेलन के बाद आज हम एक और सम्मेलन कर लेते हैं, आज हम एक और कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, और एक और कॉन्फ्रेंस करने के बाद हाय तौबा करते हैं कि पृथ्वी का तापमान हम कम करके रखेंगे, हम फॉसिल फ्यूल नहीं जलाएंगे, 2070 तक नेट जीरो हो जाएंगे। ये सब तुमने सुना होगा। लेकिन क्या जो हमारे जो क्रिटिकल सेगमेंट्स है वो वापस लौट पाएंगे? नहीं लौटेंगे। एक बार वो क्रिटिकल है, अगर एक बार वो अपनी जगह से हट गए या उनकी स्थिति में चेंज हो गया तो इनको वापस लौट पाना नामुमकिन होगा। अगर संसार से कोरल खत्म हो गए तो उसके बाद तुम कोरल्स की कॉलोनी, सिर्फ कोरल, क्योंकि क्या है कोरल एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम। अब जो बताने जा रहा हूं, अब थोड़े से आंख बंद करो और पूरे नेचर को ऑब्जर्व करो। कोरल एक ऐसा सिस्टम है, सिम्बायोटिक सिस्टम है, जिसपे मछलियों की कॉलोनी, शैवाल सब उस पर डिपेंडेंट होते हैं। मछलियों के ऊपर हमारी खाद्य सुरक्षा निर्भर होती है और पूरा समुद्री तंत्र और जलीय तंत्र निर्भर होता है, वाटर एक्वाटिक सिस्टम उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। कोरल खत्म, मछलियां अपने आप खत्म हो जाएंगी, मोस्टली मछलियां जो है वो सर्वाइव करना खत्म हो जाएंगी। तमाम देश ऐसे जिनका कोरल टूरिज्म यानी कि जो इको टूरिज्म है उसके बेस पर उनका काम चलता है, तो वो सब कुछ क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। एक बार अगर वो नष्ट हो गया तो क्या वो वापस आ पाएगा? ग्लेशियर आपने पिघला दिए, ग्लेशियर आपने पिघला दिया, आपको लगा केवल ग्लेशियर का मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन सोचो कि समुद्रों का स्तर क्या होगा? बढ़ जाएगा। तमाम देश जैसे मॉरिशस, मालदीव, ये सब देश क्या होंगे? समुद्र के अंदर डूब जाएंगे। कल को तुम्हें क्या लगेगा? तुम वापस ग्लेशियर को रिट्रीट कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। क्या समुद्रों का जल स्तर कम कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। क्या वो जो देश विलीन हो गए, पानी के अंदर डूब गए, उनको वापस ला पाओगे? कभी नहीं ला पाओगे। तो हर वो सिस्टम, अब जरा बात की गहराई को समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूं। हर वो सिस्टम जो एक बार संवेदनशील अगर हो जाए, सेंसिटिव हो जाए, तो उसको उसकी वापस पोजीशन पर ला पाना असंभव हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज क्रिटिकल। एंड दैट्स वाई हम जितने भी सम्मेलन में, सुना तो होगा ना तुमने कि हम जलवायु परिवर्तन के सम्मेलन कर रहे हैं और वहां पर हम कुछ पैरामीटर्स रखते हैं कि हम इतना कार्बन डाइऑक्साइड कम करेंगे, टेंपरेचर इतना कम करेंगे। अब तुम्हें समझ में आएगा क्यों कम करेंगे, क्योंकि ये पूरा सम्मेलन जो होता है, जितने भी संसार के सम्मेलन हो रहे हैं, जितने भी कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, वो इसलिए होते हैं कि हम इस सेंसिटिव सिस्टम को क्रिटिकल होने से बचा लें। क्योंकि अगर ये एक बार क्रिटिकल हो गया तो पूरी मनुष्यता अपना जो है पूरी ताकत झोंक दे। आप हाय तौबा कर लो, सारी फैक्ट्रियों को भी बंद कर दो, तो भी यह सिस्टम वापस रिवर्स नहीं
होगा। ये नॉन रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल सिस्टम हो जाता है अगर वो क्रिटिकल लाइन को क्रॉस कर गया। क्लियर हुआ? तो अब समझ में आया कि इस सिचुएशन, अब तुम्हें समझ में आया क्रिटिकल क्या क्या हो सकता है। अब जरा तुम मुझे बताओ, आज मेरे साथ संवाद करो, आज कम्युनिकेशन करो। अब जरा तुम आंख बंद करो और मुझे लिस्ट बताने शुरू करो कि किस किस सिस्टम को, थोड़ी देर ऑब्जर्व करो मेरे साथ, किस किस सिस्टम को इन दोनों एग्जाम्पल से बाहर निकल कर, यानी कि ओनली वाटर बॉडीज और जो है वो हिमावतरण यानी कि आइस ग्लेशियर्स की बात नहीं कर रहा हूं, तुम किस किस सिस्टम को क्रिटिकल कह पाओगे? तुम मुझे बताओ, सोच के मुझे लिस्ट बताओ। आज इन्वॉल्व हो मेरे साथ और देखो कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत आई है कि नहीं आई है कि तुम सिलेबस को अब अपने मर्जी के हिसाब से स्पैन कर सकते हो। अब तुम्हारे लिए कुछ छुपा नहीं होगा। अब अखबार में तुम्हारी जब क्वेश्चन आएगा तुम उसको जो है निकाल पाओगे। तो मुझे बताओ, मुझे कुछ ऐसे एग्जाम्पल दो जिसको नष्ट करने के बाद या जिसकी ओरिजिनल पोजीशन में चेंज करने के बाद उसको वापस नहीं लेकर आ सकते, या कम से कम मनुष्य। और बहुत कॉमन बात मत करिए, जैसे किसी ने लिखा मिट्टी, मिट्टी को कुछ साल छोड़ दो रिक्लेम कर देगी, और जो बहुत ही कम मात्रा में है। शाबाश, ओजोन, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटे। प्रतीक ने लिखा बहुत बढ़िया। कुछ ऐसा बताओ ना कि जो लगे कि हां जिसको कर सकते हो। ग्लेशियर, शाबाश। फॉसिल फ्यूल, बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन लेवल, बिल्कुल सही जा रहे हो, शाबाश, वंडरफुल बेटे। गुड, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा हूं, बहुत ही अच्छा है, शाबाश, क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक छोटा सा एग्जांपल, कई लोगों ने नहीं लिखा। हमारे आज बहुत से ऐसे जीव जंतु हैं जो इंडेंजर्ड हो चुके हैं। शेर, ठीक है, तमाम व्हेल, चीता, वल्चर्स, गिद्ध, ये सब खत्म होने की कगार पर पहुंच गए और बहुत से जानवर खत्म हो चुके हैं। ये कुछ ऐसी स्पेसीज हैं, अगर ये एक बार खत्म हो गई, ये हमारी फूड चेन में बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं, ये हमारी खाद्य श्रृंखला का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। एक बार ये खत्म हो गई ना, तो उसके बाद इनको वापस लाना बहुत मुश्किल काम होगा, असंभव के बराबर होगा। राइट, तो आपने देखा अभी लास्ट ईयर एक व्हाइट राइनो, जो सफेद जो है वो राइनो जो था, खत्म हो गया, सूडान नाम था उसका, वो अंतिम जीव था अपनी उस प्रजाति का। तो ऐसी बहुत सी प्रजातियां लगातार खत्म होती चली जा रही। आज तो हमें नहीं पता चल रहा है क्योंकि प्रकृति में इनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, तो अब धीरे धीरे खत्म हो, लेकिन अभी धीरे धीरे कुछ समय के अंदर पता चलेगा कि हमारी फूड चेन बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो गई है। शाबाश, शाबाश, गुड। गुड, ये देखिए सुमित ने बहुत अच्छा लिखा है, मधुमक्खियां, हमारे स्पेक्ट्रम की वजह से मधुमक्खियां और तितलियां, हम छोटे थे तो हमें दिखाई पड़ती, अब नहीं दिखाई पड़ती हैं, गायब होती चली जा रही, गौरैया गायब होती चली जा रही है। शाबाश बच्चों, और ये हमारे फूड चेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। पहली बात तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, एक शब्द को सही तरीके से आपने समझ लिया और आपके मैसेज पे मैसेज आ रहे हो, और मैं कह सकता हूं कि मोस्टली मैसेज बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही मैसेजेस हैं, और आप लोगों ने बहुत खुलकर और बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को एक्सप्लेन किया। अब देखा, यही सबसे खास बात होती है, एक बार हमें वो चीज पता चल जाए, एक बार कोई हमारा लैंग्वेज हमें क्लियर कर दे तो हमें पता चल जाएगा। अब अच्छा मुझे बताओ कि जब इस न्यूज़पेपर में इससे संबंधित कोई खबर आएगी, वनों से लेकर जीव जंतुओं से लेकर और ऐसे सेगमेंट्स के ऊपर लेकर, जहां पर हमें पता रहेगा कि इससे हमारी जो
पर्यावरण को नष्ट हो सकता है, या जैसे अभी मान लो ये क्या है कि ईवी को प्राथमिकता पर मिलेंगे लोग, यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल हम क्यों लेकर आ रहे हैं, ये क्वेश्चन इसमें आया हुआ है पेज नंबर 7 पे। तो हम इसलिए लेकर आ रहे हैं ताकि हम फॉसिल फ्यूल हमारे खत्म हो रहे हैं और उसके जो हमें डिसएडवांटेजेस हैं, हमें उससे जो है वो क्या करना है, बचाना है अपने आप को। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, अब तुम्हें बहुत कुछ क्लियर होगा। अब जब भी इस तरह की कोई न्यूज आएगी तो तुम्हें पता होगा। अब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, जिन लोगों ने आज इस चैट में पार्टिसिपेशन किया है उनको अब आज के बाद ये लाइन कभी नहीं भूलेगी, व्हाट आर द क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स। तो जब हम ग्राउंड वाटर को इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें पता होगा कि हमको स्ट्रॉ से थोड़ा ना पी रहे हैं कि उसको वापस उसी में डाल देंगे, नहीं। हम एक बार हमने ग्राउंड वाटर डिप्लीट कर दिया, हमने अपनी नदियों को बर्बाद कर दिया। रिवर का सिस्टम आप लोगों ने, कई लोगों ने एग्जांपल में नहीं दिया। हमारी नदियां एक बार जब खत्म हो जाएंगी तो हम उसको वापस उस पे जगह पे नहीं लेकर आ पाएंगे। आज सरकार ने इतना प्रयास किया है, और आप देखिए दिल्ली में 25 किलोमीटर के स्पैन पे यमुना को लिविंग डेजर्ट कहा जाता है, यानी जीवित मरुस्थल कहा जाता है। उसमें एक मछली तक जिंदा नहीं रह सकती, इतना अधिक पॉल्यूशन हो चुका है। और इतने प्रयासों के बावजूद भी हम उसको वापस जो है वो उसको रिटेन नहीं कर पा रहे हैं। आइदर इसकी रिटेनिंग में बहुत अधिक समय लगेगा। क्लियर है? तो चलिए आज हम बात करते हैं आगे। एंड इन फ्लोरा एंड फौना एंड द इफेक्ट ऑफ द सच चेंजेस। तो वनस्पतियों पे, जंतुओं पर और इन परिवर्तनों के क्या प्रभाव होंगे। ठीक है, अंत में हम ही मारे जाएंगे क्योंकि हम अपनी फूड चेन को खुद ही अपने हाथों से डिस्टर्ब कर लेंगे। मजा आया? अब चलो देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं। ये तो रहा, एक बात तो हमें समझ में आई कि यार ये हमें बताते छोटा सा है यूपीएससी वाले, लेकिन ये सिलेबस अचानक से एक्सपेंड करता है। दूसरा, इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा, जैसे ये वाला जो पूरा सेगमेंट है, ये पूरा सेगमेंट करंट अफेयर्स के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें वो कुछ आपसे नया मांग रहा है। जैसे अभी आपने देखा कि टोंगा में आपने वहां पे देखा एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। अब वो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोचो ज्वालामुखी की थ्योरी याद करके और तमाम जो है वो इस पर कर पाओगे, नहीं, वो कुछ नया पूछते हैं। चक्रवात हर साल भारत में उसके पूर्वी और पश्चिमी तट पे, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट पे लगातार हिट कर रहे हैं, तो वो उनके बारे में बात कर रहे हैं कि भाई अब इसके बारे में बताओ। हर साल भूकंपों की वजह से बहुत से नुकसान हो रहे हैं, दुनिया में बहुत तरह के भूकंप आ रहे हैं, उनको टेक्नोलॉजीज नई नई आ रही है उनको इस बारे में जानकारी लेने की, तो इसके बारे में हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा। तो इसमें जो करंट अफेयर्स यानी न्यूज़पेपर का योगदान बहुत बढ़ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले हमारी फॉरेस्ट रिपोर्ट आई, इससे पहले हमारी इन्वायरमेंटल रिपोर्ट्स आई। ये रिपोर्ट्स इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं जिसकी कोई हद नहीं है। आपको इसके बारे में जो है वो एक अलग ही लेवल की सोच करनी पड़ेगी। तो यहां से जितना भी हमारा पार्ट है वो सारा का सारा एक तरह से अगर कहें तो इसमें न्यूज़पेपर पे आपकी मास्टरी होनी ही चाहिए। अदरवाइज ये जो नई नई घटनाएं हैं, नई नई चीजें हो रही हैं, इनको आप पकड़ ही नहीं पाओगे। अभी आपने देखा मेंस का ही क्वेश्चन आया था, तो हमारे जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, भारत ने अभी आपने देखा आर्कटिक रीजन में एक नया, नॉर्वे के साथ एक नया सेटअप किया है ताकि हम आर्कटिक को भी स्टैब्लिश कर सकें। तुरंत क्वेश्चन आ गया मेंस में, अभी हम डिस्कस कर लेंगे उसको। क्लियर है? तो अब समझ में आया। अब इसके बाद तुम ये वर्ड कभी भी नहीं भूलोगे। अब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्रिटिकल वर्ड का मतलब क्या होता है। बहुत से बच्चों ने कहा, सर मुझे 2 एग्जांपल दिए बहुत से बच्चों ने कि मतलब वाटर बॉडी पढ़नी है और सर ग्लेशियर पढ़ना है। अच्छा, अब मुझे बताओ क्या मुझे 2 ही चीजें पढ़नी है? नहीं ना। अब तुम्हारे पास ये पता है कि तुम्हें बहुत ढेर सारी चीजें पढ़नी है। डन। अब चलो क्वेश्चन करते हैं। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन आया हुआ है। अब मैं अपने एनसीईआरटी के स्टूडेंट और कॉन्सेप्टर के स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। हम बताओ भाई, मेरा पढ़ाया हुआ कुछ काम आया है कि नहीं आया है? अब तुम मुझे जरा मेरा जज करो। कितने बच्चे हैं जल्दी बताओ। एनसीईआरटी के और कॉन्सेप्टर के फाउंडेशन के मेरे कितने स्टूडेंट मुझे इस समय सुन रहे हैं? राइट, मुझे बताओ कि मेरा पढ़ाया हुआ कुछ काम का आया कि नहीं आया। क्वेश्चन है, इस बार का मेंस का क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट द कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड इन द हिमालयन रीजन एंड वेस्टर्न घाट्स। कि हिमालय क्षेत्र तथा पश्चिमी घाटों में भूस्खलन के विभिन्न कारणों का अंतर स्पष्ट कीजिए। सीधे सीधे पढ़ाया हुआ था और मैंने एग्जाम्पल भी इसी के लिए लिए थे। हाँ जी, जल्दी बताओ कौन, बस एक लाइन वाली बोल दो जो मुझे सही है। क्यों भैया? ये भूस्खलन एक बहुत बड़ा प्रतीक है। ठीक है, एक जो हमारे लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं बहुत बड़ा प्रतीक है। अब क्यों हुआ था? अभी क्वेश्चन देखो जरा। पहले क्वेश्चन का सोर्स कौन लोग जानना चाहोगे? क्वेश्चन का सोर्स ये था कि अभी हाल ही में आपने देखा, मैंने हिमाचल वाली घटना जिसमें वो डॉक्टर दब के मर गई थी, क्लास में पढ़ाई थी, याद आ रहा है? उसी दिन पढ़ाया था, स्लोप पढ़ाया था, कितनी तरह की क्रीपिंग होती है वो पढ़ाया था, कितने तरह के हमारे लैंडस्लाइड्स होते हैं वो सारा पढ़ाया था। अब जरा तुम ध्यान से देखो क्वेश्चन क्यों आया। क्योंकि इस साल हमने देखा केरल में भी आपने देखा क्या हुआ था एक पूरा पहाड़ दरक कर नीचे आ गया, हिल, और उसमें कई लोग मारे गए थे।
महाराष्ट्र में भी जो सह्याद्री का रीजन है, जो पश्चिमी घाट, उसको सह्याद्री कहते हैं, वहां पर भी हुआ था। वहां पर जो है इतनी पानी बरसा था, मिट्टी लिसलिसी होकर, मैंने एग्जांपल बताया था कि 9 से या 11 लोग जो है उसमें दब के मर गए थे, याद आ रहा है? एग्जैक्टली वहीं पर। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हिमाचल हो गया, शिमला हो गया, पहाड़ कट कट के नीचे गिर रहे हैं, और वहां बड़े पैमाने पर क्या हो रहा है? लैंडस्लाइड। आपने देखा बहुत बड़ी भयानक भयानक घटनाएं हुई। तो यूपीएससी, मैंने आपको बताया था, जितने भी हमारे नए बच्चे हैं सुन ले, या जो बहुत और अभी अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, मैं बार बार एक शब्द का इस्तेमाल करता हूं। उस शब्द का नाम है स्टैटोडायनेमिक। स्टैटोडायनेमिक मंत्र बना लो इसको अपने जीवन का, अगर मेंस में अपना मास्टरी करना चाहते हो। स्टैटोडायनेमिक, प्री में भी अब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो स्टैटो का मतलब होता है, जैसे हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे आप लोग को लगता है अरे सब्जेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, अभी जैसे कई बच्चा पूछ रहा था, अरे सर ज्योग्राफिया कब से शुरू करेंगे? हो गई है शुरू, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा, तुम्हारी पढ़ाई बहुत गंभीर स्तर पर चल रही है। मैं तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या का समाधान सबसे पहले कर रहा हूं। एक बार न्यूज़पेपर, सिलेबस, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसका कमांड हो जब बचेगा फिर मेरे पास क्या, ठीक है। और एक होता है डायनेमिक। डायनेमिक मतलब अभी हाल में क्या चल रहा है। तो हमें लगता है कि ज्यादातर जो है संस्थानों में यह बताया जाता है कि पहले ये पढ़ लो, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, कला, ये सब पढ़ लो, ये वाला जो है हम लास्ट में 15 दिन की क्लास चला के करंट अफेयर्स पढ़ा देंगे। बोलो हाँ ऐसे ही होता है, करंट अफेयर्स की क्लास चलेंगी, ऐसे करंट अफेयर्स की क्लास चलेंगी और उसमें कवर करा दिया जाएगा। इस पर पूरा फोकस करके रखिए। करंट अफेयर्स होता ही नहीं है यूपीएससी में, ना तो करंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना कन्वेंशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीएससी पूछता है स्टैटोडायनेमिक, यानी अभी जो हाल में चल रहा है वो ये कहता है डू यू हैव अंडरस्टैंडिंग, डू यू हैव अंडरस्टैंडिंग। देयर इज अ टू डिफरेंस होता है। एक होता है डू यू हैव इंफॉर्मेशन, तो यूपीएससी बाकी सभी एग्जाम में पूछता होगा, यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछता है, वो पूछता है डू यू हैव इंफॉर्मेशन, क्या तुम्हारे पास सूचना है। तो सूचना का मतलब हाँ क्या हुआ, बोले अरे वो पहाड़ गिर गया, भूस्खलन आया, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ लिया, बोला क्या हुआ सर, भूस्खलन आ गया, सर भूस्खलन हुआ, लैंडस्लाइड हुए, दिस इज इंफॉर्मेशन। डू यू हैव इंफॉर्मेशन, यूपीएससी कहता है डू यू हैव अंडरस्टैंडिंग, तुमसे कहता है क्या तुम्हें इसकी समझ है। अब जरा समझ लो, बहुत महत्वपूर्ण, एक बहुत बड़ा सीक्रेट तुम्हें बताने जा रहा हूं। एक अगर डू यू हैव इंफॉर्मेशन, तो हमें लगता है कि इंफॉर्मेशन हमारे लिए सब कुछ है। यूपीएससी कहता है डू यू हैव अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब यार लैंडस्लाइड हुई, तो अब यूपीएससी कहता है कि ये जो स्टूडेंट है इसने वर्ड पढ़ा लैंडस्लाइड हुई, ठीक है, इसने पढ़ा कि भूस्खलन हुआ, क्या ये जानता है कि इस भूस्खलन का कारण क्या है। इसने समाचार में पढ़ा कि हिमाचल के पहाड़ दरक गए, हिंदी में तो कई बार इस तरह पहाड़ दरके, जंगल हिले, इस तरह के टाइटल वो हिंदी में दे देते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, पहाड़ दरके, भूस्खलन हुआ, क्या वो इसकी अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है मुझे समझना है, मुझे समझना। एक होता है मेरे पास सूचना है, तो सूचना के लिए हाँ बता दिया भूस्खलन है, आपने पढ़ लिया। तो ज्यादातर बच्चे लगते हैं कि जो सूचना उनको मिल गई वही उनकी नॉलेज है। अंडरस्टैंडिंग नॉलेज है यहां पे, कि आखिर ये भूस्खलन होता क्या है, इसके पीछे क्या कारण है, और ये क्या इफेक्ट या प्रभाव छोड़ता है। तो ये जो स्टैटोडायनेमिक होता है, ये बेसिकली अंडरस्टैंडिंग क्या होता है कि अच्छा ठीक है, करंट में जो चला तुम उसके लिए अपडेट हो, हाँ अपडेट हूं। क्या तुम बता सकते हो कि इस करंट के पीछे बेसिक फंडामेंटल क्या है, क्योंकि उसको तो छांटना है ना तुम्हें, इंफॉर्मेशन वाले और नॉलेज वाले स्टूडेंट के बीच में उसको छटाई करनी है। तो कैसे करेगा, एक हो गया हाँ क्या हुआ, बोले भूस्खलन हुआ, अरे याद कर लिया, 4 पहाड़ दरके हैं, मैंने याद, मैं चोटियां तक याद कर रखी, स्टेट याद कर रखे, कहां कहां पहाड़ दरका है। कई बच्चे इस तरह से करते हैं, बोला पूरा याद है भाई साहब, पूछो कौन, नाम बता दूंगा किस किस स्टेट में कितनी कितनी मिट्टी नीचे आई, ये तक बता देंगे। लेकिन सवाल है कि जो भूस्खलन हुआ है वो भूस्खलन प्रक्रिया क्या होती है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लैंडस्लाइड, क्या डिफरेंस होता है, सॉइल क्रीपिंग और लैंडस्लाइड में क्या डिफरेंस होता है, रॉकफॉल और लैंडस्लाइड में क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि इन दोनों का नेचर यहां अलग मुझे दिखाई पड़ रहा है और यहां अलग मुझे दिखाई पड़ रहा है। यहां काफी हद तक मैंने देखा कि सॉइल क्रीप कर गई थी, यहां मलबा अवधाव हुआ था और यहां भूस्खलन हुआ था, क्योंकि यहां पर हाइट हमें ज्यादा थी। जितने भी मेरे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने मेरे से ढाल का सिद्धांत पढ़ा होगा उनको ये दोनों बात समझ में आ गई होगी, जिन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप मेरे से पढ़ा होगा उनको कतई नहीं इसमें दिक्कत आ रही होगी। यस, ये देखो आ गया आंसर, आ गया धाए से, वो तुरंत अपडेट रहते हैं इसको लेके। सो दिस इज द डिफरेंस, ये अंतर आप समझने की कोशिश करो। सो यहां इंफॉर्मेशन से केवल काम नहीं चलेगी जब तक आप अंडरस्टैंडिंग में नहीं जाओगे, इसको बोलते हैं स्टैटोडायनेमिक। तो भैया करंट वरंट नहीं पूछा जाता, यहां कहता है करंट भी है तो इसका बेसिक जानो, बेसिक जब पढ़ रहे हो तो बोला इसको करंट से अपडेट करो। तो ये इस बार का क्वेश्चन आया, क्लियर। और इन दोनों के बीच में एक बारीक सा अंतर है, इसीलिए इसने क्या लिखा, विभिन्न कारण, ठीक है,
इसने विभिन्न कारण पूछा है। का अंतर स्पष्ट करिए। चलिए आगे चलते हैं। तो ये सब आपका ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे आप जाएंगे, ये सारी बुकलेट अवेलेबल है, खुद से क्वेश्चन करिए और इसमें मुझे बताइए कि इसमें आपके कितने पॉइंट सही हो रहे हैं खुद से करने में। अब आगे आ जाते हैं। कारण क्या क्या हो सकते हैं आज लैंडस्लाइड में, कारण क्या क्या हो सकते हैं आप मुझे सोच के बताओ। और इन पॉइंट्स को लिखो, यहां तुम्हें मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्या चल रहा है। कह रहा है, लो आ गया आखिर, सिलेबस में था ना कि हमें संसाधनों के बारे में पढ़ना है। कह रहा है डिस्पाइट इंडिया बीइंग वन ऑफ द कंट्रीज ऑफ द गोंडवाना लैंड, भारत गोंडवाना लैंड का पार्ट है, सभी स्टूडेंट को याद है। तो पैंजिया पैंथालासा जब पढ़ाया था तो पैंजिया से अलग हुआ, ठीक है। और मैंने कहा था कि यार वैगनर और ये सारी चीजें एक साथ कभी हमेशा वो आपको देखने को मिलेंगी। तो भारत जो है गोंडवाना लैंड का पार्ट था, वहां से अलग हुआ और गोंडवाना लैंड का मैंने आपको पढ़ाया था, आपको लिखाया भी, आपके नोट्स में भी दिया होगा कि भारत का 90% कोयला गोंडवाना लैंड में पाया जाता है। तो उसको जो है गोंडवाना का हम लोग हिस्सा कहते हैं उसको, गोंडवाना रॉक्स में, ठीक है। ये पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। Despite India being one of the countries of the Gondwana land, its mining industry contribute much less to its gross domestic product. In percentage, discuss. चलो करते हैं इसको क्वेश्चन को। कह रहा है कि गोंडवाना लैंड के देशों में से एक होने के बावजूद भारत के खनन उद्योग अपने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में बहुत कम प्रतिशत का योगदान करते हैं। खनन उद्योग मोस्टली कोयला हो गया, लोहा हो गया, ठीक है, जो हम भी हमारे गोंडवाना की चट्टानों में, जैसे भाई दक्षिण अफ्रीका देखो हीरे में कहां तक पहुंच गया है। अच्छा, इसका जवाब कोई भी मुझे दे दे, कोई भी दे दे। जब मैंने कोयला पढ़ाया था खासतौर पर पुराने स्टूडेंट की, कि भारत में माइनिंग को लेकर मैंने बताया था कि भारत में अच्छी क्वालिटी का कोयला क्यों नहीं निकाला जा सकता है, क्या उसमें दिक्कत होती है, और हम बेसिकली एक टेक्नोलॉजिकली बॉटल नेक में फंसे हुए हैं। कौन मुझे बताएगा इसका सबसे बड़ा कारण क्या है। गोंडवाना लैंड के देशों में कह रहा है कि भाई भारत प्राचीनतम कोयला है, ये कोयला पुराना होता चला जाता तो उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ती जाती, उतना ही बेहतर हो जाता, उतने ही अच्छे हमारे यहाँ खनिज पाए जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी हमारा जो माइनिंग इंडस्ट्री है ना, वो हमारी जीडीपी में ज्यादा हिस्सेदारी नहीं करती है। तो कहता है कि बताओ क्यों क्यों। क्यों, शाबाश आ रहा है, बिकॉज लैक ऑफ टेक्नोलॉजी नंबर 1। तो मैंने आपको बताया था भारत में कैप्टिव प्रकार की खुदाई होती है, अंग्रेजों के समय चला आ रहा है। तो उसमें मैंने बताया था ना, ये जैसे किसी बच्चे ने लिखा नक्सलवाद की समस्या, नक्सलवाद की समस्या इस टेक्नोलॉजी के जन्म है। क्या होता है कि हमें जब खुदाई करनी, हमें माइनिंग करनी होती है ना, तो हम बड़ी दूर तक लोगों के खेत जंगल उजाड़ देते हैं, क्योंकि हम कैप्टिव खुदाई करते हैं। याद आ रहा है वर्ड, किसको किसको याद आ रहा है कैप्टिव खुदाई। तो हम क्या होता है बहुत विस्तार में खुदाई करते हैं, जबकि खुदाई हमें क्या करना चाहिए, डीप माइनिंग करनी चाहिए थी। हमें कम क्षेत्र में ज्यादा गहराई में खुदाई करनी चाहिए। मैंने आपको बताया था जितना आप गहराई में जा पाओगे कोयला उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, उतना ही ज्यादा उसमें कार्बन कंटेंट बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। बिटुमिनस टाइप का कोयला हमें मिलना शुरू होगा। अगर आपने देखो कोयले में कार्बन कंटेंट बढ़ता चला जाएगा। और जितना हमारे यहाँ क्या होता है, वही अंग्रेजों के जमाने में जो है खुदाई चल रही थी, हम कैप्टिव माइनिंग करते हैं, वो बड़ी जो है बड़े विस्तार में करते हैं। तो हमें क्या करना, आदिवासियों को उजाड़ना पड़ता है। तो जब जिन आदिवासियों को निकालते हैं वो हमारे खिलाफ क्या होते हैं, बंदूक उठा लेते हैं। तो नक्सलवाद को तो सरकार खुद जन्म दे रही है, वनों को काट रही है, उनकी मिट्टी को खराब कर रही है, उनके जीवन को खराब कर रही है। और सबसे बड़ी बात है, इससे हमें जो खनिज मिलता है वो बहुत ही अच्छे किस्म का नहीं होता, और कुछ समय बाद वो माइंस क्या हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। तो इंफीरियर टेक्नोलॉजी, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी जो है वो नहीं है, इसका भी सबसे बड़ा कारण। दूसरा, हमने बहुत लंबे समय तक हमने एक माइनिंग नीति ही नहीं बनाई थी। हमारे यहाँ कोई खनिज खनन नीतियां बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं थी, वो भी हमने ज्यादातर राज्यों के हिसाब से दे दिया, जिसका नतीजा ये रहा कि जो खनन करने वाली कंपनियां, मान लो जैसे कोल इंडिया हो गई या तमाम, वो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में इंफीरियर होती चली गई। मैं तो वहां पे ट्रेनिंग किया, मैं जानता हूं कि वहां पे क्या स्थिति रही है। तो वहां पे क्या होता है कि और धीरे धीरे इसमें जो माफिया थे, चाहे कोल माफिया, माइनिंग माफिया, आपने देखा होगा बहुत बड़ी मात्रा में आते चले गए, और सरकार से वो राजस्व को क्या करने लगे, लीक कराने लगे।
तो टेक्नोलॉजी की कमी, इस तरह की कंपनी जो नॉन कॉम्पिटेटिव थी, सरकार का इसमें एकाधिकार काफी लंबे समय तक बना रहा, मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट रहा, तो गवर्नमेंट की मोनोपोली जहां जहां रही तुमने देखा कि उसमें क्या हालत हुई है। गवर्नमेंट ने फिर उसमें सुधार करने बंद कर दिए थे और उसमें लीकेज के जो है वो सोर्स शुरू हो गए थे। तो बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में हमारे खनिजों का जो है वो या तो चोरी या तो किसी एक जो क्रोनी कैपिटलिज्म का हिस्सा था, जो सरकार के साथ मिलजुल कर पैसा देकर अपना काम चला रहा था, उसी के साथ ये जुड़ा हुआ था। राइट। तो ये सारी चीजें जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। जैसे किसी ने पूछा, सर पता होते हुए भी इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड क्यों नहीं करता? इंडिया कहां करेगा, इंडिया बाबू कहां करेगा? ठीक है, जैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आज जरा न्यूज़पेपर जरा देखो तो, शाबाश। चलो, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, 21 करोड़ की आबादी है, कई देशों से ज्यादा की आबादी। जरा देखो बेटा, बात क्या चल रही है? बात चल रही है कि कौन सा कैंडिडेट किस जाति का है। आजादी के 75 साल हो गए। कल आपने अपना गणतंत्र दिवस मनाया, 73वां। ठीक है, अब भैया मुझे बताओ, ठीक है, आप मुझे बताओ, इतनी समय के बाद तुम नहीं पढ़ रहे हो? ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है ये सब, क्या है ये? ठीक है, जाट को वोट देना है, फलाने को वोट देना है, वो बनिया कैंडिडेट है, वो ब्राह्मण कैंडिडेट है। आजादी के 75 साल बाद तुम जो है वो इतनी बड़ी आबादी वाला, और हर जगह यही चल रहा है यार, हर जगह ही चल रहा है कि जब तुम सरकार चुनने की बारी आती है तो हम कहां बात करते हैं कि हाउ मेनी टेक्नोलॉजीज वी हैव, कितनी टेक्नोलॉजीज हमारे पास हैं। आज से पहले तुम्हें जब ये कैप्टिव नहीं पता था, तुमने कभी प्रश्न पूछा था? ये आज क्यों प्रश्न पूछ रहे हो? अगर तुम्हें आज से पहले, तुम्हारी 21 साल या 20 साल एज हो गई है, तुम्हें आज तक नहीं पता कि हम इतना सब कुछ होने के बावजूद हम कोयला नहीं निकाल पा रहे, तो देश की बहुत बड़ी आबादी आईएएस की तैयारी नहीं करती है, तो उसके तो वो तो सोते हुए की हालत में, उसको क्या पता कोयला कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है। हमारे पास, हम गोंडवाना लैंड का पार्ट है, हमें प्रकृति ने बेहिसाब जो है वो दे रखी है धन दौलत। तो जब भैया तुम्हारी ये हालत है, तो तुम जरा अंदाजा लगाओ कि झारखंड का, छत्तीसगढ़ का, यूपी का, बिहार का बच्चा वो क्या जानेगा क्या हो रहा है। तुम्हारे यहाँ इलेक्शन जातियों के आधार पे होते हैं, तुम्हारे यहाँ धार्मिक क्षेत्रीय आधार पर इलेक्शन होते हैं। तुम उस सरकार से कैसे उम्मीद करोगे कि वो बहुत बड़ा परिवर्तन ले आ देगी? और या जो इतना बड़ा जो धन बल, बहुत बड़ा बाहुबली इसमें लगे होते हैं, गैंग ऑफ वासेपुर तुमने देखा होगा, तमाम पिक्चरें देखी होंगी, इतना पैसा लगा, वो पैसा उसको कौन अपने गले में घंटी कौन बांधेगा? राजनीति में नियमों के सुधार करने का मतलब होता है अपने गले में घंटी बांधना। कौन बांधेगा भाई? सारा सोर्स ऑफ इनकम वहां पर है उनके पास, भारत की अकूत संपदा, तुम्हें पता ही नहीं, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं, तुम क्वेश्चन पूछोगे नहीं, और जब तुम क्वेश्चन पूछोगे नहीं, वो सारा अकूत संपदा बट रही है, आराम से बट रही है। कोयला घोटाला भूल गए? भारत में कोलगेट। तो बहुत कुछ है, क्योंकि हम अवेयर नहीं है तो हम प्रश्न पूछते नहीं है। और लोकतंत्र में जब तक आप प्रश्न पूछोगे नहीं, जब तक आप बात नहीं करोगे, जब तक दबाव नहीं बनाओगे, तब तक कुछ होगा नहीं। तो तुम 75 साल बाद ये देखो, न्यूज़पेपर में है, ये हमारी असलियत है बेटा। हम बाहर कितना राष्ट्र करें, जब मामला अपने पे आता है तो फिर, और जब मुझे पता है कि मुझे मेरी जाति, मुझे मेरे क्षेत्र, इस पर मुझे नोट मिल जाएगा, तो मैं इनको खुश करने के लिए कुछ ना कुछ कर दूंगा। आखिर खनन के पट्टे किसको बांटे जाएंगे? अपने लोगों को बांटे जाएंगे ना। चलो, समझ गए? क्वेश्चन ठीक लगा? तो देखो, ज्योग्राफी के कैसे अप्लाइड पार्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं। घोटाला भूल गए लग रहा है जल्दी ही, और हर स्टेट इसमें इन्वॉल्व है। इसमें स्टेट ही सबसे बड़ा जो है एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। अगला, व्हाट आर द एनवायरमेंटल इंप्लीकेशन ऑफ द रिक्लेमेशन ऑफ द वाटर बॉडीज इनटू अर्बन लैंड यूज, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। अब देखो, शहरी भूमि उपयोग के लिए जल निकायों से भूमि उद्धार के पर्यावरणीय प्रभाव क्या हैं? यानी कि जो हम भूमि को, रिक्लेमेशन ऑफ द वाटर बॉडीज इनटू अर्बन लैंड यूज, तो एनवायरमेंटल इंप्लीकेशन पूछ रहा है। ठीक है, कि कैसे जो है इसके बारे में आपको बात करी। 10 नंबर का क्वेश्चन है। आज शहरों में तमाम ऐसे शहर हैं, आप लोगों ने देखा, बहुत चर्चा चली थी, हम लोग 0 डे की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब कई शहर ऐसे हो गए जहां पर पानी नहीं उपलब्ध हो रहा है, या महीने का कोई हिस्सा एक ऐसा गुजरता है, साल में कोई ऐसा महीना जहां पर पानी अवेलेबल नहीं होता है। तो जैसे दिल्ली में ही आपने देखा, मैंने एग्जांपल लिया था कि कितना वहाँ पर जो है वो सामाजिक, जब मैं सोशल इश्यूज पढ़ा रहा था। और आज हमारे अर्बन सेंटर धीरे धीरे आने वाले टाइम में पानी की समस्या से जो है परेशान होते जाएंगे। आपने साउथ अफ्रीका और अफ्रीकन कंट्रीज़ के बारे में लास्ट ईयर जो बहुत चर्चा चली थी, आपने पढ़ा था कि क्या स्थिति वहाँ हो गई थी, और लोगों को पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं था, शहरों में खासतौर पर बात कर रहा हूँ। तो ऐसी कंडीशन में वहाँ से जो है वो क्या हुआ कि
इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास काफी आ रहे हैं। व्हाट आर द एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन ऑफ द रिक्लेमेशन ऑफ द वाटर बॉडीज इनटू अर्बन लैंड यूज। तो अभी क्या हो रहा है कि जैसे हम बहुत तरह के, एक इसमें बहुत अलग तरह का क्वेश्चन है। आपने देखा शहरों के ऊपर वाटर साइकिलिंग जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो वर्षा का पानी है या जो नदियों का पानी है उसको वापस हम रिक्लेम कराएं। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि जो प्रकृति पहले पानी बरसाती थी वो नेचुरल फॉर्म में चला जाता था। आज की डेट में हमारे पास हैवी मेटल्स, इंडस्ट्री से निकलने वाली गंदगी, ये सब भी तो सीपेज के फॉर्म में नीचे जाके जल रहा है। पूरे पंजाब में ये देखा गया है कि जो पेस्टिसाइड्स, जो केमिकल यूज किए गए थे वो धीरे धीरे पानी के माध्यम से चलते हुए नीचे की तरफ पहुंच गए, और नतीजा हो रहा है कि वो पूरे पानी को कंटेमिनेट कर रहे हैं, पूरे वाटर लेवल को कंटेमिनेट, उसको दूषित करते चले जा रहे हैं। नतीजा हो रहा है कि अगर हम वही पानी पी रहे हैं तो आपने देखा कि पिछले कुछ समय से कैंसर की मात्रा बहुत तेजी से देश में बढ़ रही है। ये बीमारी भयानक तरीके से बढ़ती चली जा रही है। तो आपको इसके बारे में जानना होगा। यानी ये दूसरी चीज कह रहा है कि चलो हम वाटर को वापस वहां पहुंचा देते हैं, लेकिन हम कौन सा वाटर पहुंचा रहे हैं? हम तो अपना ही गंदा, अपना ही हैवी मेटल्स, अपना ही मरकरी, पारा, इन सब से मिला पानी हम वापस धरती को दे रहे हैं। तो हम उसको और ज्यादा जहरीला करते चले जा रहे हैं। राइट। और ये सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत ही करंट डिस्कशन से निकल कर आएंगे। किताबें इन सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगी। क्या जवाब देंगी? ये अभी 2 साल पहले की न्यूज है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा अभी हाल में ही जो है चर्चा चली कि भाई जो हमारा वाटर बॉडीज हैं वो हमारी बुरी तरह से डिस्टर्ब हो रही हैं। इनके लिए किताबें तुम्हारी काम नहीं आएंगी। इसीलिए तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको किस तरह से अपनी पढ़ाई को अलग तरीके से स्टैब्लिश करना है। एक बार वो अलग तरीके से तुम स्टैब्लिश कर लेगा, चीजें तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखो, लिखा है ना, हैवी मेटल कॉन्सेंट्रेशन कैन बी फाउंड इजिली। आज हमने जो अपने घरों से सीवर निकाला वही तो जाकर अंदर घुस रहा है, तो पता चला कि जहर ही हमारे बॉडी में और है। आप देखिए हमारी बीमारियां किस तरह से बढ़ती चली जा रही हैं। नेक्स्ट आ जाइए, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आए। कह रहा है अब मुझे बताना कि करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर पढ़ना तुम्हारे लिए जरूरी है कि नहीं है। अब इससे तुम्हें बहुत क्लियर हो जाएगा। कह रहा है मेंशन द ग्लोबल ऑकरेंस ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शन इन 2021 एंड देयर इंपैक्ट ऑन द रीजनल एनवायरनमेंट। सीधे कह रहा है, ये 2022 की जनवरी में पेपर हुआ है, ठीक है, यानी 2021 का पूछेगा। कह रहा है 2021 में घटित ज्वालामुखी विस्फोटों की वैश्विक घटनाओं को उल्लेख करते हुए क्षेत्रीय पर्यावरण पर उनके द्वारा पड़े प्रभाव को बताइए। कह रहा है भाई साहब 2021 में कौन कौन से ज्वालामुखी फटे, पहले उनके नाम बताओ, उनकी लोकेशन बताओ कहां कहां है। ठीक है, सबसे पहला जो स्टूडेंट, ठीक है, वो जो स्टूडेंट करंट अफेयर्स नहीं पढ़ेगा और टीचर जो है वो करंट अफेयर्स बेस्ड डिस्कशन नहीं करेगा। जितने बच्चे, मुझे आता है कि मैं जब क्लास में आता हूं तो न्यूज़पेपर से शुरू होता हूं, ठीक है, हाँ भैया आज के न्यूज़पेपर में ये आया था, आपने पढ़ा, तो 2-4 दिन सुनने के बाद घबराहट होती, बोले पढ़ना पड़ेगा, वो जांग सर पूछ लेते हैं कि इस वाले पेज पर ये वाला आया था। ठीक है, तो अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन का जवाब क्या दोगे। कह रहा है 2021 में कहां कहां ज्वालामुखी इरप्शन हुए, पहला तो ये बताओ, लिस्ट बताओ उनकी। तो पूरा आपको ज्योग्राफी मैपिंग करनी पड़ेगी आपको उनकी। अगर इस क्वेश्चन का जवाब देते समय अगर आप लोकेशन नहीं बताएंगे, यानी फ्री हैंड ड्राइंग करके नहीं बताएंगे, मैपिंग इसीलिए बड़ी इंपॉर्टेंट, आपको मार्क्स नहीं देगा। कहां कहां वॉल्केनिक इरप्शन हुए, उनके नाम मुझे बताइए, उनकी लोकेशन बताइए। फिर कह रहा है देयर इंपैक्ट ऑन द रीजनल एनवायरनमेंट, ठीक है, वहां के क्षेत्रीय जो प्रभाव हुए थे उनके बारे में बताइए। अब ये क्षेत्रीय प्रभाव क्या क्या थे वो न्यूज़पेपर बताएगा तुम्हें, वो सीधे सीधे न्यूज़पेपर से जो है बताएगा कि वहां पे क्या हुआ था। जानमाल का नुकसान हुआ, हाँ, कहीं पर नहीं हुआ तो इसका मतलब वायुमंडल में बहुत ज्यादा गैसें चली गई, डस्ट पार्टिकल चले गए, तो वहां का जो है वो क्या हुआ, क्लाइमेटिक जो वहां का एटमॉस्फेयर था वो डिस्टर्ब हुआ। ठीक है, राख के बादल आए, लैपली, बॉम्ब, ये सब जो वहां से गिरे तो बहुत लोगों की जान चली गई। लावा फ्लो हुआ, किस तरह का लावा फ्लो हुआ, ठीक है, जो है वो एसिडिक था या बेसिक था। फिर उससे हमें किस प्रकार की हमें फ्यूचर में हमें मिनरल्स मिलने की संभावना है, या क्या ज्वालामुखी जब फटता है तो कई बार भूकंप आते हैं, वो टूटता है, तो क्या भूकंप की वजह से, अगर भूकंप समुद्रों के अंदर आ रहे हैं तो सुनामी हो जाएगी, जैसे बिटोंगा में आपने देखा, या भूकंप इस तरह से आया कि जो है वो लैंड वहां पर नुकसान हो गया, तो जानमाल की नुकसान जो है, मान लीजिए भूकंप इतना तेज आया कि लावा से डायरेक्टली लोग नहीं मरे लेकिन भूकंप से लोग मर गए, तो बेसिकली उसने क्या क्या इंपैक्ट क्रिएट किया। क्या ज्वालामुखी अकेले वो जो आया, या उसके अपने साथ भूकंप लेकर आया, या अपने साथ भूकंप के साथ साथ वो सुनामी भी लेकर आया। क्या लावा का प्रवाह बहुत ज्यादा हुआ है, क्या जो है जो डस्ट पार्टिकल जो लैपिली बॉम्ब्स होते हैं उसने ज्यादा दूर तक नुकसान पहुंचाया है,
क्या क्या, या गैसेस जो थी वो स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच गई, जो राख है, डस्ट है, और वहां जाकर बहुत लंबे समय तक क्या वो रुक गई, और नतीजा क्या हुआ कि वहां का जो है जितना भी क्षेत्रीय है, जो वहां से इस क्षेत्र से गुजरने वाला वायुयान था, वो सारा का सारा रुक गया, क्योंकि वो उसको पार नहीं कर सकता। तो लंबे समय तक वहां का जो जैसे एक देश में हुआ, तो वहां पर क्या हुआ, सारा का सारा एयर ट्रैफिक यानी हवाई जहाज यातायात रोक दिया गया बहुत लंबे समय तक, लोग कट ऑफ हो गए इस चक्कर में।